नमस्कार दोस्तों, YouTube के हिस्ट्री अड्डा चैनल पर मैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्राचीन भारत की प्रमुख पात्र परंपराओं की, जिसके अंतर्गत अभी तक हमने ओसीपी, बीआरडब्ल्यू और पीजीडब्ल्यू जैसी पात्र परंपराओं का अध्ययन किया, उसे जाना तथा समझा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत की एक अन्य महत्वपूर्ण पात्र परंपरा की, जिसका संबंध द्वितीय नगरीकरण या महाजनपद काल से जोड़ा जाता है। बिल्कुल सही आपने पहचाना, ये पात्र परंपरा थी उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड परंपरा, जिसे हम और आप एनबीपीडब्ल्यू के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो प्राचीन भारत की मृदभांड परंपराओं का चौथा भाग है, हम जानेंगे एनबीपीडब्ल्यू। लेकिन अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चाहे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड अर्थात नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इस तरह के पात्र काले रंग के होंगे और उत्तर भारत से इस तरह के पात्रों की प्राप्ति हुई होगी। तो इस पात्र को सबसे पहले देखें। ये एक उदाहरण है आपका एनबीपीडब्ल्यू का, जो देखें तो स्पष्ट रूप से काले रंग का है। इस पर काले रंग की चमक या पॉलिश्ड है, इसीलिए इसको कृष्ण मार्जित कहा गया। और इस तरह के पात्र सर्वप्रथम उत्तर भारत से पाए गए, इसीलिए इसे उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड का नाम भी दिया गया। इस तरह के पात्र सर्वप्रथम सारनाथ के उत्खनन में 1904 में जॉन मार्शल महोदय को मिले थे, लेकिन उस समय तक मृदभांडों को पुरातत्व का अध्ययन नहीं माना जाता था। अर्थात उस समय एनबीपीडब्ल्यू सारनाथ से मिली तो उसके महत्व को ठीक ढंग से नहीं आंका गया। इसी प्रकार आगे चल करके भीटा, जो इलाहाबाद के समीप एक अन्य ऐतिहासिक पुरास्थल है, वहां से भी एनबीपीडब्ल्यू मिली 1911-12 ईस्वी के उत्खनन में, लेकिन उस समय भी इस तरह के पात्रों को विशेष महत्व नहीं दिया गया। कालांतर में जॉन मार्शल महोदय जब तक्षशिला का उत्खनन करा रहे थे तो उस उत्खनन के दौरान बहुसंख्यक पात्रों की प्राप्ति हुई इस प्रकार के, और उस समय इन्होंने इसे ब्लैक ग्लेज्ड वेयर के नाम से नाम दिया और इसका संबंध यूनानी पात्रों से जोड़ा। और ये माना कि इस तरह के पात्र उन्हीं के यूनान के पात्रों के अनुकरण पर ही बनाए गए होंगे। हालांकि कालांतर में विभिन्न भारत के विभिन्न पुरास्थलों से जब इस तरह के पात्र बहुसंख्यक मात्रा में मिलने लगे तो मार्शल महोदय का यह मत सर्वथा खंडित हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करें कि इस तरह के पात्र भारत में कहां-कहां से मिले, इनकी क्या सीमा रेखा है। तो मैप के थ्रू पहले समझते हैं एनबीपीडब्ल्यू संस्कृति का विस्तार। तो देखें, संपूर्ण भारत में इस तरह के पात्र आप पाएंगे। इस तरह के पात्र केवल उत्तर भारत में ही मिले ऐसा नहीं है, और यही कारण है कि इस तरह के पात्र के नामकरण के साथ जो उत्तरी शब्द लगा हुआ है, इसको लेकर के काफी विद्वानों ने प्रश्न चिन्ह भी लगाया। हालांकि अभी तक उसका निराकरण नहीं हो पाया है, अभी भी हम इसे एनबीपीडब्ल्यू के नाम से ही जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं जम्मू कश्मीर में एक पुरास्थल सेमतान, जहां से आपको एनबीपीडब्ल्यू मिलता है। इसी प्रकार पंजाब में रोपड़, हरियाणा में राजा कर्ण का किला, राजस्थान की बात करें तो नवजोधपुरा वैराट प्रमुख पुरास्थल है एनबीपी के। आगे बात करें तो दिल्ली इंद्रप्रस्थ, जो प्राचीन इंद्रप्रस्थ था, महाभारतकालीन पुरास्थल है, वहां से भी आपको एनबीपीडब्ल्यू मिलता है। उत्तराखंड में काशीपुर एक प्रमुख पुरास्थल है एनबीपीडब्ल्यू का। अब बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में तो इस तरह के बहुसंख्यक पुरास्थल खोजे गए हैं जो एनबीपीडब्ल्यू का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीजीडब्ल्यू के कहीं ऊपर है तो कहीं पीजीडब्ल्यू नहीं है, वहां बीआरडब्ल्यू या बीएसडब्ल्यू आपको मिलेगा, लेकिन एनबीपी आपको लगभग संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मिलता है, और यही कारण है कि इन पात्रों को उत्तरी नाम दिया गया है। अब देखें, अगर उत्तर प्रदेश के पुरास्थलों की बात करें तो हस्तिनापुर, कामपिला, इक्षत, रतिरंजी खेड़ा, अयोध्या, कौशाम्बी, श्रृंगवेरपुर और मथुरा, ये सब ऊपरी गंगा घाटी में पुरास्थल हैं। इसी प्रकार मध्य गंगा घाटी की बात करें तो सिसवानिया, श्रावस्ती, लहुरा देवा, अगियाबीर, नरहन, राजघाट ऐसे पुरास्थल हैं जो मध्य गंगा घाटी में एनबीपी का साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं। आगे बात करें बिहार की ओर चले तो बिहार में जाफराबाद, वैशाली और कुमराहार प्रमुख पुरास्थल हैं। यहाँ आपको बता दें कि जाफराबाद नालंदा के समीप है और यहाँ से एनबीपी के सबसे प्राचीनतम डेटिंग जा रही है। आगे बात करें तो मध्य प्रदेश में भी इस तरह के पुरास्थल खोजे गए, जिसमें उज्जैन, विदिशा, त्रिपुरी महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में भी चंद्रकेतुगढ़ और मंगलकोट एनबीपी का साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार उड़ीसा में शिशुपालगढ़ काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल है एनबीपी का।
अगर पश्चिम भारत की बात करें तो प्रभास पाटन गुजरात में, जो एनबीपीडब्ल्यू का सबसे पश्चिमी केंद्र बिंदु है। दक्कन की बात करें तो दक्कन में महाराष्ट्र में नासिक और बहाल दो पुरा स्थल है जो एनबीपी के मृदभांड का प्राप्ति स्थल है। आगे और बात करें कर्नाटक में बनवासी, इसी प्रकार आंध्र प्रदेश यानी दक्षिण भारत में अमरावती और नागार्जुनीकोंडा काफी महत्वपूर्ण पुरा स्थल है जो एनबीपी मृदभांड उपलब्ध कराते हैं। तो देखिए संपूर्ण भारतवर्ष में इस तरह के पात्र आप पाएंगे, और यही नहीं बल्कि भारत के बाहर अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में भी इस तरह के पात्र हमें उपलब्ध होते हैं। अर्थात भारत के बाहर कहां कहां से मिला है इसको भी जानने और समझने का प्रयास करें। तो एनबीपीडब्ल्यू भारत के बाहर कहां से मिला, तो अफगानिस्तान में बेग्राम नामक पुरा स्थल से, इसी प्रकार पाकिस्तान में तक्षशिला, चरसद्दा तथा उदयग्राम से, नेपाल में तिलौरा कोट, बांग्लादेश में महास्थान तथा बारी बटेश्वर, श्रीलंका में अनुराधपुर। अनुराधपुर काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन पात्रों पर आप ब्राह्मी के अक्षर भी पाते हैं, अर्थात इन पात्रों पर लेखन के प्रमाण भी मिले हैं श्रीलंका के अनुराधपुर से, जो काफी महत्वपूर्ण है। आगे बात करें अगर इनके एनबीपीडब्ल्यू की सीमा रेखा अगर निर्धारित की जाए तो उत्तर में उदयग्राम जो पाकिस्तान में पड़ता है वहां से लेकर के दक्षिण में अनुराधपुर अर्थात श्रीलंका तक एनबीपीडब्ल्यू का विस्तार हम पाते हैं। इसी प्रकार पश्चिम में गुजरात के प्रभास पाटन से लेकर के पूर्व में बांग्लादेश में बारी बटेश्वर तक एनबीपीडब्ल्यू का ये विस्तार है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम एनबीपीडब्ल्यू कहां से कहां तक फैला हुआ था, यानी ये सब आखिरी बिंदु हैं चारों दिशाओं में। अब हम इनसे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लें। तो एनबीपीडब्ल्यू में सबसे पहले आप जाने कि इन पात्रों को एनबीपीडब्ल्यू के रूप में नाम दिया किसने, तो मॉर्टिमर व्हीलर और कृष्णदेव ने आयक्षत्र के उत्खनन के पश्चात 1946 ईस्वी में इन पात्रों को एनबीपीडब्ल्यू नाम दिया। आगे बात करें तो उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांडों को डिलक्स श्रेणी के मृदभांड किसने कहा, तो बीबी लाल महोदय ने कहा। और पीजीडब्ल्यू के साथ भी हमने कहा था कि पीजीडब्ल्यू को भी डिलक्स श्रेणी के मृदभांड के रूप में देखा गया। तो डिलक्स श्रेणी होती क्या है, शॉर्ट में समझिए, ये ऐसे पात्र हैं जो किचन में इस्तेमाल तो होते हैं लेकिन बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपके घरों में जो पात्र किचन में यूज होते होंगे, स्टील के बर्तन यूज होते होंगे, लेकिन ये चीनी मिट्टी वगैरह के बर्तन काफी कम यूज होते होंगे, लेकिन वो पात्र के रूप में हैं। तो डिलक्स श्रेणी के पात्र कुछ ऐसे ही थे जिनको काफी बहुमूल्य माना जाता था, और यही बहुमूल्यता के कारण इनका प्रयोग काफी कम किया जाता था, और ऐसा माना जाता था कि इस तरह के पात्र जो हैं अमीर वर्ग के लोग ही प्रयोग में लाते रहे होंगे। आगे बात करें तो इन पात्रों के बनावट के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया था के सिन्हा महोदय ने। इन पात्रों की चमक या पॉलिश के कारण का भी पता लगाया विद्वानों ने, हालांकि इनमें मतभेद है। फिर भी आप परीक्षा की दृष्टि से अगर यूजीसी नेट जैसा एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर कभी कभी मैचिंग कराने को आता है कि किस विद्वान ने कौन सा मत दिया है। तो उस आधार पर आपको यहाँ बताया जा रहा है कि सनाउल्लाह नामक एक विद्वान है जिन्होंने इस तरह के पात्रों में काले रंग का कारण बतलाया था फेरस ऑक्साइड। इसी प्रकार केटीएम हेगड़े ने मैग्नेटिक ऑक्साइड कारण बतलाया। आगे चल करके बीबी लाल और एचसी भारद्वाज दो ऐसे विद्वान थे जिन्होंने कार्बन तत्व की अधिकता के कारण इन पात्रों के काले रंग का होने का कारण बतलाया था। तो नाम तो और भी है, लिस्ट और भी है, लेकिन 3-4 आप इंपॉर्टेंट जाने रहे जिससे आपको प्रश्न हल करने में आसानी हो। आगे बात करें तो एनबीपीडब्ल्यू का सामान्यतः तिथि क्रम जो निर्धारित किया जाता है वो 700 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व माना जाता है, और सर्वप्रथम हस्तिनापुर के उत्खनन में ही एनबीपी का तिथि क्रम निर्धारित किया गया। तो इस प्रकार देखिए 700 ईसा पूर्व तो उत्तर वैदिक काल का लगभग परवर्ती काल था, और ये संपूर्ण ऐतिहासिक काल में जो आपका 200 ईसा पूर्व तक जा रहा है ये डेटिंग सामान्यतः है। हालांकि उष्मादित्य तिथि विधि द्वारा भी श्रृंगवेरपुर से इसकी तिथि 800 ईसा पूर्व निर्धारित की गई, लेकिन वर्तमान समय में एनबीपीडब्ल्यू की जो प्राचीनतम डेटिंग जा रही है वो जा रही है जाफराबाद नालंदा बिहार से 1200 ईसा पूर्व, या अयोध्या से जो उत्तर प्रदेश में स्थित पुरा स्थल वहां से 1300 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व के लगभग की डेटिंग है। तो देखें अभी तक हम पीजीडब्ल्यू को ही 1000-1200 के बीच में रखते थे, लेकिन हमने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था कि पीजीडब्ल्यू की डेटिंग तो 2000
ईसा पूर्व के आसपास में जा रही है, तो एनबीपी कहाँ जा रही है? 1200-1300 ईसा पूर्व के आसपास की जा रही है। प्राचीनतम जाफराबाद और अयोध्या काफी महत्वपूर्ण है। आगे बात करें तो ऊपरी व मध्य गंगा घाटी में एनबीपीडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू और बीएसडब्ल्यू के ठीक ऊपर के स्तर पर मिलती है, अर्थात एनबीपीडब्ल्यू के नीचे आप पाते हैं पीजीडब्ल्यू और ब्लैक स्लिप्ड वेयर बीएसडब्ल्यू। देखिए बीआरडब्ल्यू और बीएसडब्ल्यू में अंतर है। बीआरडब्ल्यू यानी ब्लैक एंड रेड वेयर हो गया, जो आग में पकाने के कारण उसमें लाल और काला रंग मिलता है, जबकि बीएसडब्ल्यू में क्या है? ब्लैक स्लिप्ड वेयर में इस लाल रंग के पात्रों या किसी रंग के पात्रों उस पर काले रंग का लेप कर दिया गया हो। तो ये कृष्ण लेपित जो मृद भांड है, उस तरह के मृद भांडों के ऊपर या पीजीडब्ल्यू के ऊपर आप एनबीपीडब्ल्यू पाते हैं। इसी प्रकार एनबीपीडब्ल्यू जो है बीएसडब्ल्यू के ऊपर कहां पर मिला है? पीजीडब्ल्यू के लिए तो बहुत सारी साइट्स आप बता देंगे जहां पीजीडब्ल्यू नीचे है और एनबीपी ऊपर है, लेकिन जहां पर पीजीडब्ल्यू नहीं बल्कि ब्लैक स्लिप्ड वेयर मिली हुई है, वो नरहन एक ऐसा पूरा स्थल है मध्य गंगा घाटी का जहां पर एनबीपी के ठीक नीचे आप ब्लैक स्लिप्ड वेयर पाते हैं। इसी प्रकार निम्न गंगा घाटी में एनबीपी किसकी परवर्ती मानी जाती है? तो बीआरडब्ल्यू की मानी जाती है। आपको हमने बताया था कि पीजीडब्ल्यू का विस्तार कहां तक है? तो बिहार में वैशाली तक मिलता है, लेकिन उसके आगे जब निम्न गंगा घाटी में यानी पटना के बाद बंगाल के एरिया में जब आप बढ़ेंगे तो वहां पर आपको पीजीडब्ल्यू नहीं मिलता, बल्कि वहां क्या मिलता है? ब्लैक एंड रेड वेयर मिलता है। पश्चिम बंगाल में तो बहुतायत मिलता है बिहार के साथ साथ, तो वहां पर ब्लैक एंड रेड वेयर के ठीक ऊपर आप क्या पाते हैं? एनबीपीडब्ल्यू पाते हैं। आगे बात करें तो निम्न गंगा घाटी में जो एनबीपीडब्ल्यू मिली हुई है वो ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बाद की मिली हुई है। आगे बात करें तो एनबीपीडब्ल्यू विशेषता मानी जाती है किसकी? उत्तर भारत में लौहयुगीन संस्कृति की। तो जैसा हमने कहा कि आयरन कल्चर जो है पीजीडब्ल्यू से रिलेटेड है, तो पीजीडब्ल्यू के बाद एनबीपीडब्ल्यू आता है, तो आयरन कल्चर ही आगे जब डेवलप होता चला गया तो पीजीडब्ल्यू के बाद हम एनबीपी भी इसी फेज में पाते हैं। ऐतिहासिक काल की काफी महत्वपूर्ण पात्र परंपरा है। एनबीपीडब्ल्यू का संबंध जो जोड़ा जाता है, हमने आपको शुरू में ही कहा कि द्वितीय नगरीकरण से जोड़ा जाता है, और द्वितीय नगरीकरण के साथ साथ महाजनपद का जब महाजनपदों का काल जब बन रहा था यानी महाजनपदों का विस्तार हो रहा था, तब एनबीपी काफी पीक पॉइंट पर था, काफी लोकप्रिय था। इसी प्रकार देखें तो एनबीपीडब्ल्यू का जो पालना कहा जाता है, अर्थात एनबीपीडब्ल्यू कहां से उद्भूत हुआ, तो 16 महाजनपदों में एक महाजनपद मगध है, वहीं एनबीपीडब्ल्यू का पालना कहा जाता है। आगे बात करें तो मौर्य काल हो, चाहे शुंग काल हो, चाहे कुषाण काल हो, इन कालों में प्रचलित प्रमुख पात्र परंपरा के रूप में हम एनबीपीडब्ल्यू को देखते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बतलाया था कि सातवाहन काल में आप क्या पाते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि सातवाहन काल की प्रमुख पात्र परंपरा कौन सी थी, हमने आपको बतलाया था। आगे बात करें तो बहुरंगी एनबीपीडब्ल्यू के साक्ष्य अर्थात पॉलीक्रोम एनबीपीडब्ल्यू कहां से मिले हुए हैं? तो काले रंग के साथ साथ बैगनी और अन्य रंगों के भी मृदभांड इस तरह के मिलते हैं अतिरंजी खेड़ा और श्रृंगवेरपुर से। आगे बात करें तो चित्रित एनबीपीडब्ल्यू कहां से मिले हैं? अर्थात इन पात्रों पर चित्रकारी की गई है, अलंकरण किया गया है, कहां से? हस्तिनापुर, श्रावस्ती, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में पूरा स्थल है, और बहाल एक पूरा स्थल है महाराष्ट्र का, वहां से आपको पेंटेड एनबीपी मिलता है, पेंटेड एनबीपीडब्ल्यू मिलता है। एनबीपीडब्ल्यू के टूटे हुए पात्रों पर काफी महत्वपूर्ण है, एनबीपी के टूटे हुए पात्रों को तांबे के पतले तार से जोड़ने के साक्ष्य भी मिले। कुछ ऐसे पुरा स्थल से एनबीपी मिले हैं जहां पर ये पात्र टूटे हुए हैं और उनको तांबे के किसी पतले तार से जोड़ने का भी प्रयास किया गया है। तो सोनपुर, कुमराहार, खैराडीह, भरूच, उज्जैन, वैराट और रोपड़ जैसे पुरा स्थलों से इस तरह के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, और यही कारण है कि विद्वान ऐसा मान करके चलते हैं कि ये पात्र काफी बहुमूल्य होंगे और टूटने के बाद भी जिनको फेंका नहीं गया बल्कि जोड़ करके इस्तेमाल किया गया था। आगे बात करें तो भारत में लेखन के स्पष्ट प्रमाण हमको एनबीपीडब्ल्यू के स्तर से ही मिलते हैं, क्योंकि द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ हो चुका था। तो आप जानते हैं नगरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या है? 10 विशेषताएं गार्डन महोदय ने बतलाई हैं, उसमें एक लेखन का भी साक्ष्य मिलता है। तो इस प्रकार आप देखें तो
नगरीकरण में एनबीपी के स्तर से आप लेखन का साक्ष्य पा रहे हैं। लेखन के साथ साथ आपको सिक्कों की सर्वप्रथम प्राप्ति भी एनबीपीडब्ल्यू के स्तर से मिलती है। और सिक्कों की बात चलिए तो याद रखिएगा कि एनबीपीडब्ल्यू के स्तर से ढलवा लेख रहित मुद्राएं कौशाम्बी तथा हस्तिनापुर के उत्खनन से मिली हुई हैं। आगे बात करें तो एनबीपीडब्ल्यू के स्तर से बाढ़ के साक्ष्य भी मिलते हैं, अर्थात बाढ़ आई वो पूरा स्थल है अतिरंजी खेड़ा। और बाढ़ के साथ साथ अग्निकांड के भी साक्ष्य मिले हैं। कहां से? झूसी और हस्तिनापुर से। दो ऐसे पूरा स्थल है जहां पर एनबीपीडब्ल्यू के स्तर पर आपको व्यापक अग्निकांड के साक्ष्य मिलते हैं। आगे बात करें तो एनबीपीडब्ल्यू के स्तर से ही पृष्ठाकार मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। कहां से? अतिरंजी खेड़ा से। अतिरंजी खेड़ा काफी महत्वपूर्ण साइट है। आगे बात करें तो एनबीपीडब्ल्यू के पात्रों के भीतरी सतह पर हाथी का अंकन हुआ है। कहां से मिला ऐसा पात्र? तो इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली में पड़ता है, पुराना किला का उत्खनन किया गया, जिसको प्राचीन इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो वहां के पात्रों में एक पात्र ऐसा भी मिला जहां पर हाथी का अंकन किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिस्ट्री अड्डा।